हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने शासन चलाया अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, और किस तरीके से बड़े बड़े शहरों ने छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया। ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कंपनियों को खरीद लिया और अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। अब देखेंगे जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, इस चित्र में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, मतलब बिहार और उड़ीसा को किस तरीके से दीवानी ग्रहण की, इसका चित्र बना हुआ है। अब हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। 12 अगस्त 1965 को मुगल के बादशाह हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। इस बात को कहा गया है कि ये पॉसिबल है बहुत इजीली कि ये अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में ही रॉबर्ट क्लाइव ने की है, ये घटना घटी है। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। मतलब जो चित्र है यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें दिखाया गया है कि ये एक भव्य समारोह के रूप में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा लोग मानते हैं। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने इसको पर्सनली रखा था कि उनकी यादगार घटनाओं को वो चित्रित करे। तो सभी को पता है कि ऑब्वियसली जिन्होंने खुद अपने जीवन की यादगार चीज़ों को चित्रित करने के लिए रखा है, तो वो कोई भी नेगेटिव चीज़ तो चित्रित करने नहीं देंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही दिखाएंगे। तो उन्होंने ऐसा दिखाने के लिए कहा तो चित्र वैसा ही बना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो, ये रियलिटी नहीं हो सकती। दीवान के तौर पर ये रियलिटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो बंगाल की दीवानी हाथ आना उनके लिए, अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। तो ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो सकती। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासन बन गई थी। जो दीवान के तौर पर कंपनियां जो थी, जिन कंपनियों को ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया था, उन पर अपना नियंत्रण कर लिया था, उन जगहों पर उनके आर्थिक मामलों की मुख्य शासन बन गई थी। मतलब उनकी आर्थिक मामले जो है उनके मुख्य मेन शासन बन गए थे, जहां उन्होंने किसी भी कंपनी पर अपना नियंत्रण कर लिया, अपनी तरफ जब्त कर ली तो वो उनका एक मुख्य वो बन गया शासक, कि वहां से वो अब अच्छी से अपनी और जगहों पर और कंपनियों को भी नियंत्रण कर सके। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब उस कंपनी को क्या करना था कि उन्होंने वो तो नियंत्रण कर ही लिया, अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने, उस ज़मीन पर अपना और शासन चलाने और आमदनी बढ़ाने के लिए व्यवस्थित करने का एक नया रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए
काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, जिसमें उन कर्जों को पूरा करने के लिए आमदनी और भी ज़्यादा इकट्ठी हो सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। मतलब उन्हें इन पर शासन भी करना था और इसका भी ध्यान रखना था कि वहाँ पर व्यापार चलता रहे, कंपनी का एक व्यापार के नाते खरीदना बेचना भी होता रहे, जिससे लगे कि एक व्यापारिक चीज़ है। ये एक बिकाऊ मतलब एक नियंत्रण करी हुई कंपनी नहीं है, यहाँ पे एक व्यापार चल रहा है ऐसा लगे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब इनमें कुछ ऐसे गांव भी थे जो कि पहले मतलब ऐसे ताकतें भी थी, ऐसे लोग भी थे जो पहले देहात पर अपना शासन चला चुके हैं और उन्हें मतलब उनके लिए काफ़ी उनके अंदर काफ़ी ताकत थी और काफ़ी सम्मान था उनके लिए लोगों में। तो उन्हें तो इन चीज़ों की समझ थी कि किस तरीके से शासन चलाया जाता है गांव के लोगों पर और क्या किया जाता है। उन लोगों से बचना भी इनके लिए ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे लोगों को ख़त्म भी नहीं कर सकते थे वो कि सत्ता में जो रह चुके हैं लोग इनको ख़त्म कर दिया जाए और इन्हें नियंत्रण रखना भी ज़रूरी था और उन्हें मतलब कि उन्हें रखना भी ज़रूरी था और उन्हें ख़त्म भी नहीं कर सकते थे और उनसे बचकर ये सारे काम ब्रिटिश कंपनियों को करने थे। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को किस तरीके से उपनिवेश किया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। मतलब अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी की खेती उन्हें किस तरीके से कराई और उन पर किस तरीके से संसाधन कैसे जुटाए उनके लिए और कैसे किस तरीके से उनके अधिकार तय किए गए। ये किस लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कर चुके हैं तो उनसे चीज़ें सारी छुपी रहे, उनसे बचाने के लिए ये सब किया और बहुत ध्यान से करना पड़ा ब्रिटिश शासन को। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, व्यापार चालू कर रखा था, कुछ अधिकार ऐसे दिए हुए थे जिससे कि लोगों को लगता था कि ये व्यापारी है, मतलब कंपनी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कंपनी भारी भरकम कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। अब कंपनी दीवान बन चुकी थी लेकिन उन कंपनियों को पता ही नहीं था कि वो दीवान बन गई हैं। वो अपने आप को अभी भी व्यापारी कंपनी ही मानती थी क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार है उसने उन कंपनियों को
आदान प्रदान करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए मतलब बोल रखा था कि ये कर सकते हैं। तो खरीदा बेचा जाता था, व्यापार हो रहा था। तो उन कंपनियों को लगता था कि हम अभी व्यापारी ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब कंपनी भारी भरकम लगाम तो लगाना चाहती थी कि इसमें लगान ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, लेकिन उसके हिसाब से वसूली और कई नियमित जो व्यवस्थाएं होती हैं वो करने में हिचकिचाती थी। इसकी कोशिश यही रहती थी कि कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम उन्हें लगाना पड़े, कम से कम कीमतें लगानी पड़े, मतलब कम से कम पैसों में बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीद सके। अब इसी कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। इसी वजह से जो 5 साल के अंदर अंदर बंगाल की जो कंपनियां थी उनके द्वारा जो खरीदी जाने वाली चीज़ें थी उनका कुल मूल्य दुगना हो गया था, वो बहुत महंगी हो गई थी। अब 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। मतलब कि 1865 से पहले जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो सोने और चांदी की सोने और चांदी का आयात किया करती थी और उनके बदले में सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। मतलब जो बंगाल में जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसी से ही चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। मतलब अब धीरे धीरे ये पता चल गया था, दिखने लगा था अर्थव्यवस्था को देखकर कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब क्या था, किसानों की भी खेती नहीं हो रही थी, वो भी चौपट हो रही थी और जो भी कारीगर हैं वो भी अपना काम छोड़ छोड़ कर जाने लगे क्योंकि उनकी चीज़ें जो है वो बिकती ही नहीं थी। उन्हें अपने चीज़ों को बेचने के लिए जबरन बेचनी पड़ती थी, लोगों को ज़बरदस्ती मतलब बोल बोल कर कह कर बेचनी पड़ती थी। अब 1770 में पड़े अकाल के ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 1770 में जो बड़ा अकाल पड़ा था बंगाल में, उसमें करोड़ों लोग मर गए। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। मतलब बंगाल की कम से कम 1/3 जो आबादी थी, 1/3 लोग मर गए थे। इतना बड़ा संकट आ गया था। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? ये एक प्रश्न है। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। कंपनियों को ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था, कंपनी के जो बड़े बड़े अफसर थे उनको ये लगने लगा था कि
ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ये बहुत ही ज़रूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये काम किस तरह किया जा सकता है, उस टाइम पर था। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1773 में स्थायी बंदोबस्त लागू किए। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब कि 1773 में जो स्थायी बंदोबस्त किए, मतलब कुछ स्थायी बंदोबस्त किए, कुछ चीज़ें उन्होंने निकाली कि अब ये बंदोबस्त हम करेंगे। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब थे, मतलब शर्तें ये थी कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाएगी कि ये एक जमींदार है। उन्हें किसानों से लगान, मतलब किसानों जो लगान लगाई है अपनी खेती में वो वसूलेंगे और कंपनी को राजस्व चुकाएंगे। किसानों से उनकी लगान जो लगी है उनकी वो लेकर और कंपनी में राजस्व चुकाएंगे। ठीक है, ये जिम्मा सौंप दिया। अब उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे। मतलब किसानों को लगता था कि ऐसा करने से उनको नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों की ज़मीनों में सुधार के लिए वो खर्च के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें। मुनरो व्यवस्था क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। मतलब ब्रिटिश के नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाके थे उनमें भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिया गया। कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर से ही यही व्यवस्था लागू कर दी गई। अब इसमें बोला है कि जो टीपू सुल्तान थे उनके साथ युद्ध में जो युद्ध चला था उसके बाद जो कंपनियां द्वारा कब्जे लिए थे कुछ इलाकों में, उन इलाकों में भी ये व्यवस्था आजमा कर देखा गया और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को और ज़्यादा विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दिया। रीड और मुनरो को लगता था कि
दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले अपने खेतों का संविधान पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब जो रीड और मुनरो हैं, उनको ये लगता था कि दक्षिण की में जो परंपरा है, जमींदार नहीं थे, मतलब दक्षिण में जो परंपरागत जो नए जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो कि पीढ़ियों से ज़मीन की खेती करते आ रहे हैं। आजकल मतलब राजस्व में क्या था, आकलन से पहले राजस्व में जो ये आकलन लगाया था, जो गुणा भाग लगाया था, इससे पहले खेतों का संविधान पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मतलब इनका हिसाब किताब लगाने से पहले इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसका गुणा भाग और आकलन करना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजों को जैसे एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करता है, उस तरीके से इनकी रक्षा किसानों की करनी चाहिए। किसको? अंग्रेजों को। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावासी अफसरों को उम्मीद थी कि उनकी जो ज़मीन है वो नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब सब कुछ कुछ भी वहाँ ठीक नहीं था। जो नई व्यवस्थाएं लागू की गई थी उनकी वजह से समस्याएं पैदा होने लगी। ज़मीनों से में जो होने वाली आमदनी थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अधिकारियों से ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया। उनमें बचत हो नहीं गई, लेकिन उनकी राजस्व जो है बढ़ा दिया गया, कर बढ़ा दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो गांव छोड़ कर भाग गए और गांव वीरान बन गए। अब जो वहाँ पे आशावादी जी ने उम्मीद थी कि भाई व्यवस्थाएं किसानों में जो हैं वो संपन्न हो जाएंगी और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। यूरोप के लिए फसलें। अब यूरोप के लिए फसलें किस तरीके की थी? अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। यूरोप ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने यह ये चीज़ महसूस की कि गांव के जो इलाके हैं ये न केवल ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व देंगे, बल्कि ये यूरोप की जो ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा फसलें हो सकती हैं यहाँ पर। और 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। अफीम और नील की खेती में ज़्यादा आमदनी होती है, तो इन्होंने पूरा जोर 18वीं सदी में उसी में लगा दिया, नील और
अफीम की खेती पर। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे और बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इन चीज़ों की खेतियां करने लगे, जिससे कि ये ज़्यादा बिकेंगी। यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होंगी और आमदनी ज़्यादा होगी। जितनी आमदनी ज़्यादा होगी उतना राजस्व ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा राजस्व कर पाएंगे और अपने हिसाब से किसानों से खेती करवाएंगे। किसानों को उन्हें कुछ देना तो होगा नहीं, बहुत कम से कम उन्हें पैसे देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाएंगे और किसानों पर अपना राज कर सकेंगे। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और चित्र 6 में आपको सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं और बाईं तरफ जो चित्र 5 की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कमलकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कमलकारी छापे बने हैं जो कि आंध्र प्रदेश के बुनकरों ने की बुनाई है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं आप, दोनों में ये देखिए, इसमें और इसमें दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। इसी जो ये नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, इसे ही आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? अब आपको यहाँ ये बताएंगे कि आपको पता है कि ये नीला रंग किस तरीके से पैदा किया गया। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। 18वीं शताब्दी के समय जो भारत जो है वो नील का सबसे बड़ा स्रोत था। यहाँ पे एक पौधे से नीला रंग निकाला जाता था और किसानों ने क्या किया, वही खेती ज़्यादा करवाई और वो नीला रंग ज़्यादा हुआ। इसीलिए दोनों पिक्चरों में, आप दोनों चित्रों में देख सकते हैं नीला रंग ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मार्सी के जो छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग है वो कहाँ से आया। बंगाल में उगने वाले नीले के पौधे से ही तैयार किया गया रंग है। भारतीय नील की मांग क्यों थी? भारतीय नील की मांग ज़्यादा क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन, कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। जो 13वीं सदी थी उसमें इटली और फ्रांस और ब्रिटेन में के जो कपड़े हैं उनमें उत्पादन, कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जो भारत में नील का पौधा है, नीला रंग निकलता है उसका इस्तेमाल करके वो अपनी जो कपड़े की जो रंगाई है वो करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उस टाइम यूरोपीय बाज़ारों में बहुत थोड़ी मात्रा में नीला रंग पहुंचता था। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। उसकी जो
रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे करके बेचते थे। इसीलिए यूरोप कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब यहाँ से जो भारत से जो जाता था नीला रंग, उससे ज़्यादा रेट में बेचते थे। इसीलिए जो कपड़ा उत्पादन को इसलिए यूरोप के जो कपड़ा उत्पादन है उनको बैंगनी और नीले रंग इसीलिए यूरोप कपड़ा जो है वो उत्पादन को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधा था उसका, उस पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब उसके ऊपर निर्भर रहते थे क्योंकि नीला रंग ज़्यादा महंगा था। अब बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस में व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील का आयात पर पाबंदी लगा दें। अब जब ये उन्होंने नीले और बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक जो पौधा था उस पर निर्भर रहना पड़ता था नीले और बैंगनी रंग के लिए, तो बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों पर यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा मतलब नील के साथ कंपटीशन था बैंगनी रंग का, तो उससे परेशान होकर यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील का आयात पर पाबंदी लगा दें। मतलब नील के आयात पर वो पाबंदी लगा दे, बंद कर दे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्स में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग तो और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। अब क्या हुआ कि इनकी कंपटीशन में नीले रंग को बंद कर दिया, लेकिन नीला रंग बंद नहीं कर सकते क्योंकि नीला रंग ज़्यादा अच्छा होता था बजाय बैंगनी के। बैंगनी जो रंग था वो हल्का रहता था और बेजान रहता था, इसीलिए नीले रंग की ज़्यादा डिमांड थी। नीला रंग चमकदार सा रहता था। अब 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर लगा दी पाबंदी में ढील। जो नील के रंग में जो पाबंदी लगा रखी थी उसमें ढील डाल दी। ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित जो थे उसमें
सेंट डिमांसू में फ्रांसीसी और ब्रिटेन में पुर्तगाली ने इस तरीके से जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे, मतलब वहाँ भी बहुत सारे नील के बागान दिखने लगे थे, मतलब उन्होंने बागान नील के खोल लिए थे। अब 18वीं सदी जो थी उसमें आखिर तक तो नील की मांग और बढ़ गई थी, लेकिन जो ब्रिटिश की औद्योगिकरण का युग था शुरू हो चुका था, उसमें कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। जो कपास था उसमें भारी इजाफा हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। अब कपड़ों की जो रंगाई थी उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब नील की मांग बढ़ी। उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया, मतलब दुनिया में जितना नील उत्पादन होता था उसका आधा रह गया, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब 1783 से और 1779 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन जो है वो आधा रह गया था, क्योंकि पूर्ति तो हो नहीं पाती थी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, तो वो आधा रह गया था। ब्रिटेन में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि नील का जो उत्पादन है वो आधा कब रह गया था? 1783 से लेकर 1779 के बीच में। ये याद करने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखना है। अब ब्रिटेन में के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब वो इस बात की तलाश कर रहे थे कि नील हमें और कहाँ से मिले, नील ढूंढने की तलाश थी उनकी। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, जो भारत में ब्रिटेन की जो दिलचस्पी थी भारत के लिए वो बढ़ती जा रही थी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। मतलब यूरोप में जो नील की जो बढ़ती मांग थी वो देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की जो खेती है वो बढ़ाने लगी कि अब नील की खेती ज़्यादा होगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। जब 18वीं शताब्दी में आखिर में के दशकों में जो बंगाल में जो नील था वो बहुत मतलब पूरे बाज़ारों में फैल गया था, छा गया था बहुत ज़्यादा। 1788 से में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1788 में जो ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया जाता था नील का, वो भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग मतलब भारत का 30% ही था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अब 1810 में जो ब्रिटेन द्वारा जो आयात हुआ उसमें नील का जो भारतीय नील का जो हिस्सा है वो 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। अब नील इतना फेमस हो गया था कि लोगों ने उस नील का कारोबार में ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और उस पर ही ध्यान देने लगे। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने के बहुत सारे लोग भारत आए। मुनाफा की उम्मीद थी उन्हें कि मुनाफा हो रहा बहुत ज़्यादा, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। उन्होंने भी नील के बागान की खेती करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो।
क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि नील की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के को तैयार रहते थे। मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, पैदावार नहीं है, उनके लिए जो कंपनियां हैं वो नए नए बैंक। अब नील की खेती कैसे होती थी ये बताएंगे। नील की खेती जो है उसके दो मुख्य तरीके थे, ये आपको याद रखना है कि नील की खेती कैसे होती थी और उसके तरीके कितने थे, क्या थे। तो आप देखेंगे इसके दो तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। जो निज खेती है उनमें जो व्यवस्था में जो बागान थे वो मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं क्या थी? जो निज खेती है वो करने का तरीका तो बता दिया मैंने आपको, उसकी समस्याएं क्या क्या थी। समस्याएं थी बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। जो बागान के मालिक हैं उनको निज खेती का क्षेत्रफल मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जगह बढ़ाने में उन्हें मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। ऐसा नहीं किसी भी ज़मीन पर कर दो, सिर्फ उपजाऊ ज़मीन पर ही उसकी नील की खेती होती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। जो ऐसी ज़मीनें थी जहाँ पर जो उपजाऊ ज़मीन है उन पर पहले से ही खेती बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। मतलब यहाँ वहाँ कहीं छोटे मोटे खेत की जगह बच गई तो वही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। नील की खेती करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी, थोड़ी बहुत जगह में तो हो नहीं सकती। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? क्योंकि ज़मीन जितनी है उतनी तो रहेगी, बढ़ेगी थोड़ी वो। अब उतने में हो रही है खेती तो ज़्यादा कहाँ से आएगी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए। अब उन्होंने जो नील के इधर उधर जो फैक्ट्रियाँ थी उनकी जो ज़मीन थी उनको पट्टे पर लेने की कोशिश की। वहाँ के किसानों को हटवा दिया और जो किसान काम कर रहे थे उनको हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। अब उन्होंने उन किसानों को हटाया तो उनमें मतभेद हो गया और टकराव हो गया एक दूसरे में, मतलब हड़प झड़प या गुस्सा या लड़ाई। जैसे आपको एक इंसान एक जगह काम कर रहा है, उसको हटा के दूसरा इंसान वहाँ काम करेगा तो क्या होगा? लड़ाई होगी। तो उनमें टकराव हो गया और तनाव पैदा हो गया आपस में। मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। ऐसे इस काम के लिए मजदूर का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मजदूर भी जानते थे कि खेती बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा पैसे लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगे हुए थे तो मजदूरों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। जो बड़ा बागान होगा वहाँ बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होगी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते हैं। जब किसान अपने धान की खेती करते हैं उसी समय नील में किसानों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। अब किसान अपने धान की खेती करेंगे तो वो तो नहीं आ सकते, इसलिए कम मिल पाते थे किसान, मजदूर कम मिल पाते थे, कुछ भी बोल सकते हैं। बड़े पैमाने पर जिन खेतों के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। अब बड़े पैमाने पर जो निज खेती थी उसमें क्या होता था कि हल और बैलों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। 1 बीघा नील की खेती करनी है तो आपको 2 हल चाहिए। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों की
हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। उस टाइम अब किसानों से भी नहीं ले सकते हल, क्योंकि किसानों की भी धान की खेती होती थी, तो वो अपनी खेती करेंगे। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ज़रूरत होती थी। मैंने बताया आपको, जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों की हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहती थी। मतलब उस टाइम उनकी चावल की खेती होती थी, वही धान की खेती, धान को ही चावल बोलते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत रहती थी। मतलब 25% ही थी जो कि निज खेती में आती थी, बाकी सब रैयत मतलब निज व्यवस्था में आती थी, बाकी सब रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रैयत के ज़मीन पर नील की खेती कैसे होती थी? रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझाते उन्हें और बाध्य कर देते थे। जो अनुभव पर दस्तखत कर देता थे, उन्हें नील बागान उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकदी कर्जा मिल जाता था। क्या होता था कि रैयत व्यवस्था में जो बागान के मालिक हैं, उन्हें रैयतों के साथ साथ एक अनुभव, एक सट्टा करते थे वो, कि कई बार वे गांव के जो मुखिया हैं उनको रैयती की तरफ से समझाता करते थे आपस में, और बाध्य करते थे, मजबूर करते थे उन्हें। जो अनुभव पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज मिलता था और बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब जो खेती करने वाले हैं रैयत, उनको अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। इन सब का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था और बागान मालिक जो है वो बीज और उपकरण को मुहैया कराते थे, वो तलाशते थे, ढूंढते थे। अब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी। कटाई के बाद क्या करते थे, फसल जो है वो बागान मालिक को सौंप दी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। जो रैयत है उनको नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा नील गांव आमतौर पर बंगाल बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। अब क्या था, वही चक्कर चलता रहता था और जो नील गांव के आमतौर पर बागान है, उनके मालिक जो है फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। जो आमतौर पर जो नील के गांव थे, उनके जो मालिक की फैक्ट्रियां थी वो आसपास ही होती थी। अब यही चक्र चलता रहता था कि नील की फैक्ट्रियों के आसपास उन्होंने जगह ले लेते, ज़मीन लेते थे और वहीं पर वो खेती करते थे। अब कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित
में पहुंचा दिया जाता था। कटाई के बाद क्या हुआ कि नील के जो पौधे हैं, जो नीले रंग के पौधे थे, उनका कारखाने में स्थित वैट्स एक हौद थी, मतलब एक हौद का नाम रखा था वैट्स, में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए, जहाँ पे रंग बनाने का काम होता था, रंग बनाने के लिए 3 या 4 कूड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। जो रंग बनते थे, जहाँ पे ये अब पौधे तो उगा लिए, अब डायरेक्ट थोड़ी जाएंगे वो मार्केट तक, उसमें से रंग निकालना पड़ता था। तो उसको निकालने के लिए 3 या 4 कूड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था, मतलब अलग अलग हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। मतलब क्या होता था कि पहले जो हौद है उसका मतलब जो पत्तियां हैं हौद में, क्या होता था, जो पत्तियां हैं नील की, उस पत्तियों को तोड़कर और पहले एक अलग कुंड था जिसमें गर्म पानी में घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद का किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। मतलब इस हौद को बोलते थे कि एक किण्वन या स्टीपन पर कुंड है। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, जब ये पौधे किण्वित हो जाते थे, मतलब गर्म पानी से में रख के निकाल लिया जाता था इनको, तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। तो जो द्रव्य था उसमें बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था। उनमें जो सड़ी हुई पत्तियां थी खराब, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लिया जाता था। अब जो द्रव्य है, जो अच्छी पत्तियां हैं, उनको अलग हौद में छान लिया जाता था। दूसरे हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। जो दूसरा हौद था वो पहले हौद के ठीक नीचे ही होता था, ताकि फटाफट से बेकार पत्तियां निकाल कर और उन्हें साफ पत्तियों को दूसरे हौद में डाला जा सके। दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों में खंगाला जाता था। तुरंत डालकर हिलाते थे और पैडलों में खंगालते थे। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तो हौद में चूने का पानी डालकर रखा जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। मतलब कि जो नील की जो पत्तियाँ थी वो सूख कर नीचे रह जाती थी और उनका कलर बाहर निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे ज़मीन जो थी उसमें नील की खाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। अब जो उसका पत्तियां निकाल दी, उसका पानी आ गया, उसको सुखाकर जो वो सूखा पाउडर सा बन जाता था, फिर उसको बाहर बाज़ारों में बेचा जाता था। ये क्या था? ये पूरा एक प्रोसेस था जिसमें रैयतों ने नील की जो ज़मीन, मतलब रैयतों की जो ज़मीन थी उसमें नील की खेती का जो प्रोसेस है वो पूरा बताया है। अब आप देखेंगे, यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि उत्पादन की जो आखिरी व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी। अब दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। अब आप देखेंगे पीछे जो एक पिक्चर में ये आदमी बना हुआ है, ये एक इनको सुखाने के लिए ले जा रहा है। शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया
कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है, यह व्यवस्था कितनी मुश्किल है। इन्हें नील की जो कीमतें मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्ज़ों का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं होता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो उनके ऊपर नील की खेती के लिए जो कर्जा लिया था वो ख़त्म नहीं होता था। उसका कारण क्या था कि राजस्व उन पर ज़्यादा लगता था। जो ब्रिटिश सरकार थी वो राजस्व ज़्यादा लेती थी, इसीलिए उनको उनकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिल पाते थे। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। अब समस्या ये थी कि वो चाहते थे कि किसान का जो सबसे अच्छा खेत है उसमें ही वो नील की खेती करे, जिससे कि नील ज़्यादा हो। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। वहाँ काफ़ी सालों तक धान की खेती आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी नील की, और वो पूरी तरीके से खींच लेती थी नील की जो जड़ें हैं वो। तो वहाँ जल्दी से कोई भी खेती नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। अब जब किसानों को दिखने लगा 1860 में बंगाल में हजारों जो रैयत थे उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसका तलवार भाले ये सब लेकर करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान में जो मालिक थे उनमें जो काम करने वाले काम करने वालों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि अब हम काम नहीं करेंगे। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। उनके जो गुमाश्ता थे और एजेंट थे उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों के लिए लाठीधारों गुंडों से डरेंगे। उन्होंने ये प्रण ले लिया कि अब वो ये खेती नहीं करेंगे चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सब बहुत टाइम से झेल रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए अब ये बताएंगे कि क्यों वो चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? उनमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक है, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता कि जो लोग दबे हैं वो बगावत ना करें, वो एक न एक दिन ज़रूर बोलते हैं। 1860 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील की अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों का बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि गांव मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। अब ये उनकी ताकतें बढ़ती जा रही थी लड़ने की, और जो बागान मालिक थे वो ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन ले रहे थे। नील के
किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। मतलब जो वो किसान थे उनको लग रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है उनका साथ देगी। वो गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा करके इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों में इलाके का दौर किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बर्दाश्त में मजिस्ट्रेट एजले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुभव मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब ये जब नोटिस किया गया तो उन जमींदारों को लगने लगा कि ब्रिटिश हमारा सपोर्ट करेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी इससे फ़ायदा है। लेकिन इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। वहाँ एक खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने हुक्म दे दिया कि नील की खेती ना करें। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखना शुरू कर दिया और आगे तक बात फैलाने लगे, दूर दूर तक। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयातों ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुभवों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इसमें फ़ायदा दिखता है तो आप आगे खेती करें नील की, अगर आपको लगता है कि नहीं करनी है तो आप ना करें। किसी के जोर दबाव में, ज़बरदस्ती में आकर ये काम ना करें। इस बगावत के बाद बागानों में नील की उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृषि रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यायाम भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौर नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। मतलब फिर महात्मा गांधी ने चंपारण नाम से एक आंदोलन शुरू कर दिया गया इन नील की खेती के लोगों के लिए। अब आप देखिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं लाऊंगा। यह किसने कहा? चांदपुर थाना हरदी के एक नील कश्तकारी हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों की बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जवाब दिए हैं कि भीख मांग लूँगा लेकिन
नील नहीं उगाऊंगा। समस्या। अब हम पढ़ेंगे कि समस्याएं क्या क्या थी। जो ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज़ों ने जो भी कंपनियां अपने उसमें कर ली थी, मतलब कि दीवान बन गई थी कंपनियां, उनके दौरान समस्याएं क्या क्या आई थी ये बताएंगे अब। मगर स्थायी बंदोबस्त में ने भी समस्याएं पैदा कर दी थी। जो वहाँ स्थायी बंदोबस्त था, जो उन्होंने अपनी कंपनियां तो उनकी दीवान बन गई थी, लेकिन व्यापार चलाने के लिए उनमें जो है लेन देन चल रहा था। अब उसमें जो स्थायी बंदोबस्त जो तैयार किए गए थे उसने समस्याएं पैदा कर दी थी। अब क्या क्या समस्याएं पैदा की थी? कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। मतलब जो ज़मींदार थे वो ज़मीन में और सुधार आए और अच्छी खेती हो, उसके लिए कोई भी सुधार नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब क्या था, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे किसान थे, जो ऐसे लोग थे जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे क्षेत्रों पर शासन कर चुके थे, अब उनके सामने ब्रिटिश सरकार को बहुत अलर्ट होकर रहना था कि ये हमारी चालाकी जो हम कंपनियों के साथ जो भी कर रहे हैं, ये इनको ना पता लगे कि हम किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं या इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इन्हें दिखाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये कुछ ज़मींदारों को अलग अलग ये सौंप दिए थे तरीके। अब जो ज़मींदार नहीं चुका पाता था राजस्व, जो उनका बंदोबस्त बना था कि राजस्व चुकाना पड़ेगा, अब जो ज़मींदार राजस्व नहीं चुका पा रहा था उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। ये एक उन्होंने रूल बना दिया। इस तरीके से बहुत सारे ज़मींदारों से कंपनियां बाकायदा नीलाम, मतलब बहुत सारे ज़मींदारों से जो है कंपनियां नीलाम कर चुकी थी उनकी ज़मीन। अब 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। 19वीं सदी से पहले के दशक तक तो हालात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 19वीं सदी में और उसके बाद बाज़ार की कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। मतलब उन्होंने तो तय किया था कि हमेशा ही राजस्व मिलता रहेगा और उनकी कंपनियां चलती रहेंगी। लेकिन जब 19वीं सदी में बाज़ार में कीमतें बढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार, मतलब खेती और इम्प्रूवमेंट होने लगी, विस्तार बढ़ने लगा, तो उसी तरीके से फिर उन्हें राजस्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और आमदनी में सुधार आने लगा। तो कंपनियों को राजस्व नहीं मिला और वो वृद्धि नहीं कर पा रही थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जो ज़मींदार थे उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो और भी ज़्यादा बेहतर करें इसको। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त थे, शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। कुछ ज़मींदार ऐसे थे जो स्टार्टिंग में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे।
जो बचे रह गए थे वे अब उन्हें भी बिना परेशानी और बिना निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी कि बिना कोई खतरे के, बिना किसी निवेश के आमदनी होती रहे। अब तक जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जब गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। मतलब जो नहीं कर दे सकता उसे बेदखल कर दिया उसकी ज़मीन से। ये एक व्यवस्था बन चुकी थी। अब हम आते हैं एक नई व्यवस्था, जो नई व्यवस्था बनी थी इन सब के होने के बाद। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। अब उन्होंने जो कंपनियां थी उन्होंने नई व्यवस्था शुरू कर दी कि 19वीं सदी की शुरुआत में अब जो कंपनियां जो बहुत सारे अधिकारों को इस बात का यकीन हो चुका था कि भाई अब राजस्व बंदोबस्त में दोबारा से बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों को ज़्यादा राजस्व नहीं मिल पा रहा है, वृद्धि नहीं हो पा रही राजस्व में। तो उन्होंने बदला इसको और यह तय करा कि अब नए रूप से राजस्व तय करेंगे हम काम, ठीक है। उसमें किस तरीके से काम कैसे चलाएंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मतलब कि इस इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत हैं उनका क्या है, इस इलाके के ज़्यादातर हिस्से अब उत्तर प्रदेश में हैं। उनके लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए। मतलब एक जो अंग्रेज का एक मैकेंजी नामक के व्यक्ति थे, उनको एक विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना ज़रूरी है। उसी से हम ये कर पाएंगे। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया। ज़मीन की जांच की, सारी ज़मीनों की जांच होने लगी। खेतों को नापा गया और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया गया। मतलब वहाँ के जो अलग अलग समूह के रीति रिवाज थे उनको दर्ज किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व को हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई।
मतलब ये नहीं किया कि अब ये स्थायी रूप से हो गया। पहले वाली जो व्यवस्था थी उसने स्थायी रूप से राजस्व स्थायी रूप से कर दिया था, उसमें इन्हें वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तो इस व्यवस्था में इन्होंने बोला कि अब जो है स्थायी रूप से नहीं होगा, अब इसमें संशोधन की गुंजाइश रखी जाएगी कि बीच बीच में कभी भी हम संशोधन मतलब करेक्शन कर सकते हैं, रूल बदल सकते हैं। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। मतलब कि कंपनी को अदा करने का जिम्मा खत्म कर दिया, कंपनी को अदा नहीं करना, जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। पहले क्या था, कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो किसका था, जमींदार का था, अब जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ये इम्पोर्टेंट नाम है कि आपसे पूछ सकते हैं कि जब दूसरी व्यवस्था लागू की गई तो उसमें जो बंदोबस्त किया गया उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है उसका नाम था महालवारी बंदोबस्त।